आगे पॉइंट हमारा एक है कि बालू के लिए अगर आपने रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाई, जैसे जैसे आप बालू के लिए रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके साथ कॉम्पैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी घट जाती है बस समझ। रिलेटिव डेंसिटी बढ़ाने से कॉम्पैक्शन, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ सब बढ़ता है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। मृदा का ड्राई डेंसिटी होता है 1.705 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मृदा की ड्राई डेंसिटी कितनी होती है? 1.7, ठीक है। हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। पहला है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है G/S = वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो G/S है ना, ये क्या G/S है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो G/S की जो वैल्यू है ना, वो अलग अलग ठोसों के लिए अलग होती है। अगर अकार्बनिक ठोस है तो वहाँ लेंगे हम 2.6 से 2.7 के बीच में, और कार्बनिक है तो वहाँ लेंगे 1.2 से 1.4 के बीच में, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, आभासी या द्रव्यमान स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। यह स्थूल एकांक भार और जल के एकांक भार का अनुपात है, ठीक है। यह स्थूल एकांक भार और जल के एकांक भार का अनुपात है। तो इसे अगली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम Gm से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Gm = इसको देखना पड़ेगा यार, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। Gm की वैल्यू ये भी हो सकता है, 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 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। सबको अलग अलग देखेंगे। देखो ये रहा एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते थे ना, तो देखो ये क्या होता है। यह बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। यहाँ पे देखो बल्क यूनिट वेट ये रहा, ठीक, नीचे यूनिट वेट ऑफ वाटर, आई बात समझ। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला इसका होता है गामा सैचुरेशन अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। मतलब गामा सैचुरेशन बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एपियरेंट या क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, एपियरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है Gm = टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक। अगला फॉर्मूला होता है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना यहाँ पर कि ये जो है ना Gm की वैल्यू Gs से कम होती है। Gs मतलब ये रहा,
जिसमें होता है एब्सोल्यूट या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी से या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार की मृदा की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। देखो, अगर कार्बनिक मृदा है तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2 से कम। शुद्ध बालू और ग्रेवल है तो 2.6 से 2.68, 2.65 से 2.68। सिल्ट और सिल्ट युक्त बालू है तो 2.66 से 2.70। अकार्बनिक मृदा है तो 2.68 से 2.80। ठीक है, उच्च माइका और आयरन युक्त मृदा है तो 2.75 से 2.85। दोबारा देखो, कार्बनिक मृदा की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से कम होती है। ठीक है, शुद्ध बालू और ग्रेवल की 2.65 से 2.68 होती है। सिल्ट और सिल्ट युक्त बालू है तो 2.66 से 2.70। और अकार्बनिक मृदा है 2.68 से 2.80। सब दो है लेकिन थोड़ा सा अंतर है सब में है। ठीक है, याद करना पड़ेगा। उच्च माइका और आयरन की है तो 2.75 से 2.75, सब में दो आता है, याद करेंगे उस ट्रिक से। देखो, शुद्ध बालू और ग्रेवल बोलेगा ना तो 65 से 68। ठीक, सिल्ट और सिल्ट युक्त बालू बोलेगा तो 66 से 70। और यहीं पे अगर अकार्बनिक मृदा बोल देगा तो 68 से 80। और उच्च माइक और आयरन युक्त मृदा 75 से 85। हम पढ़ेंगे मेथड टू डिटर्मिनेशन द वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल, आईएसओ 27/20/1993। तो वाटर कंटेंट निकालने, किसी भी सॉइल से वाटर कंटेंट निकालने का जो मेथड होता है वो देखेंगे हम। पहला होता है ओवन ड्राइंग मेथड। क्या होता है? ओवन ड्राइंग मेथड। कैसे करते हैं? यह जलांश ज्ञात करने की सबसे परिशुद्ध प्रयोगशाला विधि है। सबसे एक्यूरेट लैब में किया जाने वाला मेथड कौन सा है? ओवन ड्राइंग मेथड, जलांश ज्ञात करने का। ठीक है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है, जलांश कैसे क्या निकलते हैं? वेट ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, या वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ वाटर, ठीक है, माइनस टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड 100। यहाँ लिखा तो है सबके बारे में। देखो, डब्लू क्या है यहाँ पे? स्थूल अवस्था में मृदा प्रतिशत का भार। ठीक है, और डब्ल्यू एस क्या है? भट्टी में सुखाने पर मृदा शुष्क का भार। ठीक, और डब्लू माइनस डब्ल्यू एस, ये क्या होगा? इसको बोलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा मृदा प्रतिशत में जल का भार। ठीक है, और डब्ल्यू एस हो गया मृदा में ठोस कणों का भार। एक बार फिर से देखेंगे सबको। मैंने कहा था कि जलांश ज्ञात करने की जो विधि है वो है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में कैसे फॉर्मूला होता है जलांश निकालने का? वो होता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100। यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? ये है मृदा प्रदेश का, मृदा सैंपल का, इसमें जल का भार। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। अब यहाँ वेट ऑफ वाटर जो है ना, वेट ऑफ वाटर में किस किस का वेट आएगा पता है? टोटल वेट में से वेट ऑफ सॉलिड घटा देंगे तो हमको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। इस तरह से डाला गया है ये। ठीक है, देखो, विभिन्न मृदा का जलांश निकालने का तापमान, तापमान क्या रखा जाता है? अगर अकार्बनिक मृदा है ना तो तापमान की रेंज रहेगी 105 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये इसका सूखने का समय 24 घंटा। वहीं अगर कार्बनिक मृदा है, कार्बनिक, तो वहाँ का तापमान रहेगा 60 डिग्री से कम और सूखने का समय 12 से 16 घंटा। अगर जिप्सम प्रकार की मृदा है तो वहाँ पर तापमान की रेंज रहेगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।